स्टूडेंट्स, अपने पास आज लेसन नंबर 10 जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा और कहा जाए तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लास के लिए भी, छोटी छोटी से मतलब है 9th और 10th क्लास को लेकर मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि यह जो लेसन है आपके पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं शुरुआती इस चैप्टर के, वो आपके पास छोटी क्लास में मतलब कि 9th और 10th में भी आपके लिए उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटेक्निक क्लासेस में भी यह पूरा एक चैप्टर है जो कि एक 10 नंबर का चैप्टर बनता है पॉलिटेक्निक क्लासेस में भी। और जो स्टूडेंट्स बीटेक या आईआईटी स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी इंजीनियरिंग लाइन में इस चैप्टर के मार्किंग का सबसे ज्यादा बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास इस टॉपिक से रिलेटेड काफी कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा, जिसमें होंगी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, कितने प्रकार की यह बनेगी, प्रत्यावर्ती धारा के दार्शनिक मान, औसत मान, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, इन सभी को आज हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में सबसे पहला भाग हम ये देखना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट जिसको हम ये कहते हैं डीसी करंट के रूप में। देखो, एक बोलचाल के रूप में अपने पास जनरल वर्ड बोलने को आता है धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, दिष्ट धारा, दिष्ट वोल्टता। कभी हम ये नहीं बोलते, हम हमेशा जब भी दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता की बात करते हैं तो समीकरण वही धारा के रूप में ही हम इक्वेशन को लेते हैं। तो इसमें दिष्ट मतलब एक दिशिक, एक ऐसी धारा या एक ऐसी वोल्टता जो समय के साथ नियत बनी रहती है, समय के साथ नियत बनी रहती है, ऐसी धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको। वह धारा या वोल्टता, वह धारा या वोल्टता जो समय के साथ नियत रहती है, नियत अर्थात अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, देखो यहां पर यदि आप ग्राफ बनाते हैं इसका, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये तो है समय t और ये v या i दोनों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को यहां पर एक साथ एक ही अक्ष में दर्शा दिया। लेकिन दोनों का परिवर्तन जो होगा समय के साथ t के रूप में लिया जाता है। यह रेखा एक सीधी रेखा के रूप में आपको प्राप्त है। देखो, समझना इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, ये मान लीजिए 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 25 सेकंड। मैंने आपसे पूछा 5 सेकंड पर धारा का मान कितना है, आपने कहा सर 2 एम्पियर। यदि ये 2 एम्पियर लिखा हुआ है तो मैंने कहा चलो ठीक है, 10 सेकंड के बाद बताओ, आपने कहा सर 2 एम्पियर। मैंने कहा चलो ठीक है, 20 सेकंड के बाद बताओ, तुमने कहा 2 एम्पियर। जैसे जैसे मैं समय बढ़ाता चला जा रहा हूं, धारा या वोल्टता दोनों का मान क्या है, समान बना हुआ है। तो ऐसी धारा या वोल्टता को हम कहते हैं दिष्ट धारा या वोल्टता, जो समय पर डिपेंड नहीं करती अर्थात समय के साथ नियत बनी रहती है। ऐसी धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा। नंबर 2 के रूप में जो अपना लेसन का ही भाग बनता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हमारे पास काफी सारा पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता भी आप इसको ले सकते हैं आगे। हम इसकी परिभाषा में ये कहेंगे कि वह धारा या वोल्टता, वह धारा या वोल्टता जो समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित रहती है, आवर्त रूप में परिवर्तित रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। धारा या वोल्टता है ना, दोनों की बात कर रहे हो इसलिए धारा या वोल्टता कहलाती है, वोल्टता कहलाती है। देखिए, इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं वो इस प्रकार का बनेगा। आपके पास ज्यावक्रिय होता है। क्यों होता है?
ये भी सुनिए आप पहले। देखो, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण की आप बात करते हैं, हमने लेसन नंबर 6 में आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि जब एक कुंडली, आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा E बराबर EM sin ओमेगा टी और I बराबर IM sin ओमेगा टी के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आपके पास बनेगा I बराबर IM sin ओमेगा टी। आप IM की जगह आप 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आप बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको बनती है V बराबर होगा Vm और कितना साइन ओमेगा टी। यहां आपके पास Im आपके पास देखो किन के नामों से जाना जाता है, ये धारा आयाम भी कहलाता है, धारा आयाम कह दो इसको, या शिखर धारा मतलब अधिकतम धारा, ठीक है, या धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान। इसी तरह से Vm का मान भी आपके पास इसी रूप में लिखा जा सकता है, वोल्टायाम, वोल्टता आयाम, शिखर वोल्टता, ठीक है, अधिकतम धारा, अधिकतम वोल्टा, सॉरी अधिकतम वोल्टा। जैसे यहां अधिकतम धारा का मान लिखा आपने तो यहां पर भी अधिकतम वोल्टा लिखा जा सकता है। मैं इस चीज को इस ग्राफ में आपको ये दर्शाना चाहता हूं समय 0 और t के मेष में। यहां आपने इसको V व I दोनों के लिए ले लिया ग्राफ में, एक साथ दोनों को अपन दर्शा देते हैं। आप ये देखो कि यहां पर जो ग्राफ में समीकरण आपके पास है, ये दोनों समीकरण, ये समीकरण है साइन में, और साइन पद कहलाता है ज्यावक्रीय। कौन सा पद? ज्यावक्रीय। ज्यावक्रीय देखो, पूरी त्रिकोणमिति में केवल 2 फलन होते हैं जो अपने वक्रों को ज्यावक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, साइन और कोस। साइन जिसको ज्या और कोस जिसको कोज्या कहा जाता है। दोनों के वक्रों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही आवर्ती फलन कहलाते हैं। याद रखना, आवर्ती फलन साइन और कोस आवर्ती फलन होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता साइन रूप में होने के कारण इसको आवर्ती फलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसका ग्राफ आपके पास इस प्रकार से बनेगा। देखो ये ठीक है, ये टी लाइन है समय अक्ष। ये जो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान देना, क्योंकि आगे मैं आपको जो डेरिवेशन कराने वाला हूं न्यूमेरिकली क्वेश्चन, वो इसी पर डिपेंड होगा। ये पूरा एक चक्र आपके पास कहलाता है पूरा, ये 0 से लेकर टी का समय एक चक्र हुआ। जब आधे भाग की आपने बात करी तो इसको आधा कर दो आप, कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने यहां पर लाइन खींच दी, अधिकतम से लंब डाल दिया, तो इस t/2 को भी आपने 2 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग कितना हो गया? t/4। क्योंकि देखो t/4 कितना हो जाएगा? t/2। इसमें फिर t/4 जोड़ा आपने तो कितना हो जाएगा? 3t/4 और यह t बन जाता है। 4 खंड है, प्रत्येक भाग का मान t/4 होता है। कुल लंबाई आपके पास बनती है, कुल समय के रूप में बनता है t, जिसको अपन आवृत्ति के रूप में लेते हैं। आवृत्ति के रूप में अपन कहते हैं कि एक चक्र या एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका एक चक्कर पूरा होने में कुल समय जो लगा वो 0 से लेकर t समय के बीच में है। ये भाग धनात्मक भाग में और ये भाग ऋणात्मक भाग में है। जो आपके पास बिल्कुल टॉप पर ये शिखर मान जो बना हुआ है, जिसको आयाम के रूप में अपन पढ़ते हैं, ये कहलाता है आपके पास वोल्ट का आयाम। इसको V व I में यहां लिख देता हूं, इसको Vm या Im आप कह सकते हैं। ऐसे यह भी Vm या Im होगा, ये पॉजिटिव के रूप में होगा और यह नेगेटिव के रूप में होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रत्यावर्ती धारा को हमने बनाया। एक विशेष चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, एक जनरल नॉलेज के ही सवाल के रूप में आप ध्यान रखना। भारत में ये अपने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आया हुआ सवाल भी है कि भारत में कितनी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर बनता है 50 हर्ट्ज आवृत्ति का, 50 हर्ट्ज आवृत्ति। जबकि यूएस की आप बात करते हो तो यूएस में 30 हर्ट्ज आवृत्ति
ठीक है, 30 हर्ट्ज आवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ना वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी भारत में तो, और अमेरिका जैसे देश में क्या करेगी 30 चक्कर लगाएगी। तेजी से चक्कर लगाना, जब तो बल्ब की जो यदि अपन इंटेंसिटी देखते हैं तो बहुत तेजी से लपझप के रूप में अपने को दिखता है, वही अपने पास क्या है उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने की प्रक्रिया होती है। ये चक्कर जितने धीरे धीरे जितने कम होते चले जाएंगे ये धारा दिष्ट रूप लेती चली जाएगी। जैसे मैंने कहा यूएस में 30 चक्कर प्रति सेकंड उपयोग में लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि यूएस और भारत दोनों में से कहां पर प्रत्यावर्ती धारा का स्पष्ट मान या प्योर मान आपको मिलेगा, तो आपका बनता है यूएस में। वहां पर इंटेंसिटी उसकी आवृत्ति जो आपके पास उसकी जो वोल्टा होगी वो एक नेचुरलिटी होगी, एक कंटिन्यूटी होगी आपके पास, ठीक है। यदि मैं इसको और कम कर दूं 10 के रूप में तो ये और सतत हो जाएगी, ठीक है, या 1 के रूप में कर दूं तो प्योर आपको दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है। जैसे दिष्ट धारा का उपकरण अपने पास होते हैं, इन्वर्टर बैटरी जो होती है या मोबाइल बैटरी जो आपके पास है, जिसको अपन कंटिन्यू के रूप में एक समान धारा प्राप्त करते हैं, वह दिष्ट धारा स्रोत कहलाता है। आपको ध्यान होगा कई बार जब आपके घरों में इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर स्वतः ही ऑन होता है, आप देखते हो पंखों की लाइट की स्पीड या इंटेंसिटी उसकी चमक बढ़ जाती है। वो रीजन क्या है? उसका रीजन यही होता है दिष्ट धारा एक सतत धारा के रूप में प्राप्त होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में घटती बढ़ती हुई आपको प्राप्त होती। दोनों में इस अंतर के कारण ही आपके पास दिष्ट धारा एक सतत वक्र बनाती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में आपको प्राप्त होती है। ठीक है, इसका जल्दी से लिखिए, फिर अपन लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा प्रत्यावर्ती धारा को आपने किस तरह से किस रूप में व्यक्त किया। अब देखिए मैं प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार के बारे में बता रहा हूं आपको। हालांकि आपके 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये कोई काम की बात है भी नहीं आपके पास, लेकिन बड़ी एमएससी क्लास के लिए फिजिक्स में यदि आप एमएससी करते हैं तो आपके लिए यह उपयोगी रहता है, क्योंकि वहां पर इस तरह की वेव बनती है आपके पास। हम जैसे एक तो थी आवृत्ति, जो कि आवृत्ति फलन का हम उपयोग करते ही हैं, हमें करना ही है। नंबर 2 के रूप में अपने पास इसका रूप लिखा जा सकता है वर्गाकार तरंग के रूप में, वर्गाकार तरंग, ठीक है ना। अब वर्गाकार तरंग आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वर्गाकार मतलब कि वर्ग के रूप में तरंग को प्राप्त करना इस तरह से। देखो ये आवर्ती फलन के रूप में थी और ये वर्ग के रूप में आपके पास इस तरह से रहेगी, ये टी, ये हो गया आपके पास वर्ग, मतलब डब्बे बनाने हैं आपको इसमें इस तरह से, ये ठीक है। 0 से लेकर ये हो गया t, ये हो जाएगा आपके पास t/4, ये होगा t/2, ये होगा आपके पास 3t/4 और ये होता है t। ये कहलाती है वर्गाकार तरंग। ऐसे ही नंबर 3 के रूप में आप कह सकते हैं त्रिकोणीय, त्रिकोण तरंग, त्रिभुजाकार जिसको भी कहा जाता है, त्रिभुजाकार भी इसको कह सकते हैं आप इस तरह से। ये टी आपके पास बनेगा यह इस तरह से, ये बात, ये आपके पास कुल टी के रूप में 0 t/4, यह हो जाएगा t/2, यह होगा 3t/4, ये मैक्सिमम वैल्यू और यह मिनिमम वैल्यू। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपके पास ये होगी, ये इसको अपन कहेंगे Vm व Im, ठीक है। और ऐसे ही ये होगी आपके पास V व I, तो आप इसको कह सकते हैं Vm व Im, ठीक है। ये भी पॉजिटिव और यह नेगेटिव। इस तरह से आपके पास यह प्रत्यावर्ती धारा की विभिन्न तरंगे भी आपके द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन मैं फिर सजेस्ट करता हूं आपके कोर्स में केवल इसी तरह की तरंग का उल्लेख किया गया है जिसे हम ज्यावक्रीय तरंग कहते हैं। दोबारा से अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यावक्रीय तरंग के रूप में मैंने आपको बोला प्रत्यावर्ती धारा I बराबर होता है Im sin ओमेगा t, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टा के रूप में V = Vm sin ओमेगा t, जहां Im और Vm धारा आयाम और वोल्टा आयाम आपके पास कहलाते हैं। यहां तरंग ज्यावक्रीय क्यों बनती है? जैसा मैंने आपको बोला कि यहां पर त्रिकोणमितीय फलन साइन का उपयोग किया गया है,
जो समय t के साथ संबंधित है, जिसका मान जैसे जैसे समय t बदलता है, परिवर्तित होता है, तो फलन आवर्त रूप में बदलेगा। आवर्त का मतलब होगा रोटेशन रूप में चलता चला जाएगा। ठीक है, ज्यावक्रीय फलन बनेगा इसका, जिसका ग्राफ अपने यहाँ पर चित्र में बनाया है। ठीक, विद्युत परिपथ में स्टूडेंट्स, ये थोड़ा नेक्स्ट अपने पास होता है, नोट के रूप में ध्यान देना। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके पास आगे चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, दर्शाया जाता है। इस तरह का सिंबल होता है। आप गोल घेरा बनाएंगे, दो भाग आपके पास है, यह और यह, इस तरह का फलन आपके पास बनता है टेढ़ा समाकलन के रूप में। ठीक है ना, ये लगभग जैसे समरूपता में त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करते हैं ना, वहां पर दोनों त्रिभुजों के बीच में समरूप का चिन्ह बनाते हैं, उसी तरह का सिंबल आपके पास बना होता है। यह प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। मतलब या वर्ड लगाने का मतलब ये नहीं है कि धारा या वोल्टता दोनों एक ही वर्ड है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को डिफाइन करने का प्रोसेस एक ही चला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के लिए स्टूडेंट्स अब हमें 3 मानों की विशेष आवश्यकता रहती है, जिसको हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, हालांकि चौथा मान भी अपने पास इसी के साथ इंक्लूड होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले 3 शब्दों को, जो कि एक परिभाषा ही बनती है केवल अपने पास, और आपको समीकरण में पहचानना होगा कि कहां दार्शनिक या औसत या शिखर मान आपको प्राप्त रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं दार्शनिक मान के रूप में। पहली परिभाषा इसकी है दार्शनिक मान। आपको ध्यान होगा, हमने 11th क्लास में भी आपको दार्शनिक मान के बारे में बताया था। दार्शनिक मान का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट या दिए गए समय पर या एक निश्चित समय पर, वही दार्शनिक मान है। तो हमने यहां जो परिभाषा बनाई प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के लिए, वह समीकरण यही बनेगी आपके पास कि प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का किसी दिए गए विशिष्ट क्षण पर या विशिष्ट समय पर जो मान बनता है, वही प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का दार्शनिक मान कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा को अपन लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे आप इसकी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण का मतलब है समय से संबंधित होती है ये, धारा या वोल्टता के मान को, धारा या वोल्टता के मान को दार्शनिक मान कहते हैं। दार्शनिक मान कहते हैं। दार्शनिक मान कहा जाता है। नंबर 2 के रूप में आपके पास है शिखर मान, जिसको आयाम भी कहा जाता है, धारा आयाम और वोल्टायाम के रूप में भी इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, जिसके लिए अपन परिभाषा कहते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र में। परिभाषा लिखिए इसकी, प्रत्यावर्ती परिपथ के पूर्ण चक्र में धारा या वोल्टता का अधिकतम मान शिखर या आयाम के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, आयाम मान कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे आपके पास प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती
वर्ती वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण आपको बनती है V बराबर है V एम साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आपको प्राप्त हुई है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लेते हैं I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी के रूप में। हम जानते हैं ऐसी परिस्थिति में साइन का जो अधिकतम और न्यूनतम मान जो आपके पास बनता है वो 1 होता है और -1 होता है। अधिकतम मान के रूप में +1 और न्यूनतम मान के रूप में -1 आपके पास बनता है। तो यदि हम यहां पर अधिकतम मान, क्योंकि अपने को चाहिए अधिकतम वैल्यू, तो अधिकतम वैल्यू कितनी होगी 1। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां दोनों की कंडीशन है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया V एम व आई एम। आपके पास ये तो कहलाएगा वोल्टता आयाम, वोल्टता आयाम, ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास धारा आयाम, आपके पास कहलाएगा, ठीक है, जिसको आप शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता या शिखर धारा भी कह सकते हैं, शिखर धारा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट अपने पास है औसत मान। नंबर 3 पॉइंट के रूप में अपने पास बनता है औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। यह एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन आया हुआ भी है, जिसको मैं पूरी तरह से बोर्ड पे आपको सोल्व करवा भी रहा हूं। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और अपनी इसको कॉपी में नोट करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो डेरिवेशन औसत मान है आपके पास वो काफी बड़ी पॉइंट होने जा रहा है और काफी मैथमेटिक्स का यूज किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लिखिएगा। जल्दी से इसका शॉट लीजिए स्क्रीनशॉट और आप नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो अपना नंबर 3 परिभाषा है औसत मान, औसत मान निकालना सिखा रहा हूं कि प्रत्यावर्ती धारा का आप औसत मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2012 में, 2014 में ये सवाल आया हुआ भी है आपके पास, सीबीएसई में भी ये सवाल आया हुआ है 2014 में, जिसमें पूछा गया है कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। हालांकि 1 नंबर का सवाल था, आपको डायरेक्ट आंसर निकला था, लेकिन हम यहां पर औसत लेना सिखा रहे हैं आपको, औसत किस तरह से लेंगे। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, वह सवाल अंत में होगा। पहले आप देखिए औसत मान को आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो हमने धारा के रूप में बनाया यहां पर यह है t समय के लिए। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आपके पास इसी रूप में डेरिवेशन आगे कंटिन्यू चलेगी। टोटल मैथमेटिकली है, सजेशन मेरा यही है कि जो पढ़ाया जा रहा है इसको घर जाके आप 2-2, 3-3 बार आप लिखें, ठीक है, याद करें, ठीक, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लिखकर याद करें और बीच बीच में इसका दोहरान अवश्य करते रहे। आपके पास 0 ये मूल बिंदु के रूप में है, ध्यान देना। मैं टॉपिक निकालना चाह रहा हूं धारा के रूप में। यदि वोल्टा के रूप में लेते हैं तो आप इस अक्ष पे V लिख देना, क्योंकि मैं तो धारा ले रहा हूं इसलिए मैंने I लिख दिया है यहाँ पे। ज्यावक्र है मेरे पास यह इस प्रकार का, क्योंकि एक पूर्ण चक्र की बात कर रहे हो आप, तो एक पूर्ण चक्र होता है 0 से लेकर T के लिए, ठीक है। ये आपके पास है अधिकतम वैल्यू, ये आपके पास है अधिकतम लेकिन नेगेटिव वैल्यू, माइनस के IM होगा यह, और ये होगा आपके पास प्लस के IM के रूप में। ये T/4, ये होगा T/2, ये होगा 3T/4 और ये होगा T, ठीक है स्टूडेंट्स। औसत मान लेना है अपने को, तो मैंने कहा इसलिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आपको बनेगा, का औसत मान आपके पास आएगा I बराबर समाकलन I और dt। क्योंकि औसत ले रहे हो बार लगा दो इस पर। एक पूर्ण चक्र के लिए 0 से T आपने ले लिया और इतने ही समय का आप इसमें भाग दे दीजिए 0 से T और dt के रूप में। क्लियर है। अभी यदि मैं कहता ना कि धनात्मक भाग के लिए, अर्ध धनात्मक के लिए, तो आप समाकलन करते 0 से T/2। नीचे समय अंतराल जितना समय लेगा ना उसका भाग जाएगा, जितना समय लेगा उसका भाग। जैसे अपन बोलते हैं औसत लेने का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। तो राशि का योग कौन सा, धारा का योग हो गया। कितने समय के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए।
यदि आधे समय के लिए कहता टी अपॉन टू, तो यहाँ टी अपॉन टू लेके आप 0 से टी अपॉन टू के बीच में समाकलन करते हैं आप इसका। ठीक है, अपन जानते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा आपके पास बनती है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर होती है आई एम साइन ओमेगा टी। नंबर 1 इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आप शामिल कीजिए तो आपके पास बनेगा समीकरण 1 व 2 से I बार मतलब कि औसत बराबर होगा 0 से t, I का मान रखा आई एम साइन ओमेगा टी डी टी और बटे 0 से t और dt। ठीक है, चलिए हमने आई एम को बाहर ले लिया क्योंकि आप जानते हो भली भांति कि आपको t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो आपके पास बनेगा 0 से t साइन ओमेगा t और dt बटे, और dt का समाकलन आपको बनता है t, लिमिट अपन ने रखी 0 से t के रूप में। ठीक है, तो अपने पास बनेगा I बार बराबर होगा आई एम, लिमिट रखोगे इसकी तो t रह जाता है आपके पास, साइन ओमेगा t का आपने समाकलन किया, कोस ओमेगा t बटे ओमेगा आपको प्राप्त होगा 0 से लेकर t के लिए। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं अपन। अपने पास बनेगा आई एम ओमेगा कैपिटल, ये मैंने ओमेगा को बाहर ले लिया। अपने पास बचता है कोस, इस ओमेगा को अपने लिख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और इंटू स्मॉल टी, लिमिट आपके पास है 0 से लेकर t के लिए। ठीक है, चलिए आपके पास बनता है आई एम अपॉन ओमेगा और इंटू टी। पहले उच्च सीमा कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू पहले उच्च सीमा t माइनस कोस 0 निम्न सीमा। ठीक है, तो आपके पास बनेगा आई बार बराबर होगा आई एम कोस ओमेगा टी आपको बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन आपके पास क्या बन रही है यहाँ पर साइन का जब आपने समाकलन किया तो ये माइनस का रूप लेगा, ये माइनस रहेगा आपके पास आगे, ये माइनस है आपके पास आगे ना, अपने आगे बाहर निकाल दिया इस माइनस को। आपके पास हो जाएगा वैल्यू रखी t से t कट जाएगा cos 2 पाई माइनस cos 0, तो आपके पास बनेगा आई एम अपॉन ओमेगा टी। cos 2 पाई का मान होता है 1 माइनस cos 0 का मान होता है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई बार बराबर 0, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है? 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो एक पूर्ण चक्र के लिए बनता है वह 0 होता है। एक बार इस डेरिवेशन को दोबारा देख लीजिए और फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, हमें एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है। देखो पहले तो एक बात ध्यान दीजिए, जितने भाग के लिए कहेगा ये तो आपके पास होता है धनात्मक, ये होता है ऋणात्मक। यदि आपसे पेपर में कहता कि धनात्मक भाग के लिए, तो आप क्या करते? 0 से लेकर t अपॉन 2 के लिए समाकलन करते। ऋणात्मक भाग के लिए कहता तो आप क्या करते? t अपॉन 2 से लेकर और t के लिए समाकलन करते हैं। बात समझाई? यहां 0 की जगह तो लिखते t अपॉन 2 और इस t की जगह t रहता आपके पास। जब ऋणात्मक भाग को सोल्व करते तो धनात्मक को सोल्व कर रहे हो तो आपके पास आएगा 0 से लेकर t अपॉन 2। यदि 1/4 धनात्मक 1/4 ऋणात्मक होता तो आप लेते t अपॉन 4 से 3t अपॉन 4। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत शॉर्ट पैटर्न है, जब तक आपको यदि ये चित्र याद है तो आप इस डेरिवेशन को लिमिट इसकी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आई डी टी जितना समय अंतराल आपके पास है उतने समय अंतराल का आपने यहां पर डिवाइड किया है। आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने वैल्यू रखी आई की, तो अपने पास बनेगा 0 से t समाकलन आई एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t और dt। dt का समाकलन t होगा, 0 से t की लिमिट बनेगी, हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, आई एम को हमने बाहर ले लिया, तो अपने पास बनेगा साइन का समाकलन होता है कोस माइनस के, कोस ओमेगा टी हमने अपॉन ओमेगा किया, माइनस को बाहर ले लिया पहले से ही। ठीक है, और 0 से t माइनस के आई एम अपॉन ओमेगा टी। ठीक है,
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन, आप जानते हैं, और एन बराबर होता है 1 अपॉन टी, इसलिए ओमेगा बराबर होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। याद रखिए, हमें आगे काम बहुत आएगा ये, ठीक है। कितना होगा, माइनस के आई एम अपॉन ओमेगा टी कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। आप चाहे ना तो यहां पर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू आगे होगा 0 और ये, इसलिए मुझे सोल्व करने की यहां पर जरूरत नहीं थी। माइनस कोस 0, ठीक है, टी से टी कट जाएगा, कोस 2 पाई मतलब कि कोस 0 डिग्री हो गया, कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 0 1 माइनस 1 0। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का आपको औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 प्राप्त होता है। इसके नीचे आप लाइन जरूर लिखिएगा कि इस प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। इस तरह से आपने देखा एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक छोटा सा सवाल आपको देने जा रहा हूं, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। आपके पास इसी टॉपिक से संबंधित है। सवाल यह है स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए औसत मान ज्ञात कीजिए। औसत मान ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आज आप अपनी कॉपी में जल्दी से सॉल्व कीजिए, और फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वह सही है या गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट करना न भूलिए स्टूडेंट्स। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट।